हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्ज़ाम होता है, उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस को देखने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिन GDS की रेगुलर सर्विस 3 वर्ष हो जाती है वो सभी MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए यही रूलिंग है और इसमें अगर कोई चेंज होगा तो उसको जो अपडेट है वो आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग जिन GDS की रेगुलर सर्विस 3 साल हो जाती है वो MTS के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे सपोज करें कि किसी की ज्वाइनिंग 2019 की है, किसी की ज्वाइनिंग 2019 की है तो वो सभी साथी 2023 के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। जिनकी ज्वाइनिंग 2020 में है वो 2024 के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे और जिनकी ज्वाइनिंग 2021 की है वो 2025 के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। इस तरीके से आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सर्विस क्राइटेरिया जो भी है उसको आप निकाल सकते हैं। तो 2024 के एग्ज़ाम अभी होंगे, 2023 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, कई सर्कल्स के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के रिजल्ट्स आना बाकी है। तो जो लोग 2024 का एग्ज़ाम दे पाएंगे वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी ज्वाइनिंग 2020 या उससे पहले की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने 2021 को ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने 2021 में ज्वाइन किया है वो 2025 में एग्ज़ाम दे पाएंगे, 2024 के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2021 की है, जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2021 की है, सिर्फ और सिर्फ वही 2024 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जिन साथियों की ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2021 की है या उससे पहले 2020 में कभी भी हो, 2019, 2018 इनमें है तो वो सभी 2024 का जो MTS का एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल होंगे। एग्ज़ाम का सर्विस क्राइटेरिया आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या? तो फिलहाल के लिए जो रूलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी GDS हैं वो सभी 10th बेस पर उनको भर्ती किया जाता है, यानी कि वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही उनकी मेरिट बनती है। तो ये मान लिया जाता है कि जो MTS का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 10th क्लास रहेगी। कुछ GDS बहुत समय पहले अनुकंपा नियुक्ति पर लगते थे। अनुकंपा नियुक्ति का सिंपल सा क्या मीनिंग है? अनुकंपा नियुक्ति का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की जॉब चल रही है GDS में और वो GDS की पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को उस पोस्ट पर चयन करने के लिए मौका दिया जाता है। वो उनकी जगह पर नौकरी कर सकते हैं और इस नियुक्ति को अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है। तो पहले जो लोग थे वो कई ऐसे लोग थे जो 10th पास भी नहीं थे, तो वो इससे पहले MTS का एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। यानी कि अनुकंपा नियुक्ति वालों की बात कर रहे हैं कि जिनके बच्चे या जिनके फैमिली मेम्बर्स GDS की जॉब लेते थे, कई बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ही उनको GDS पोस्ट दिया था। कुछ को पहले 5th क्लास के बेस पर भी देते थे और कई जगह पर 8th क्लास को भी बेस माना गया था पहले। लेकिन अभी की बात करें तो वो सभी GDS जो कि अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरियां कर रहे हैं वो भी अब MTS का एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले MTS के लिए 10th क्लास को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया था। यानी कि जिन लोगों की 10th क्लास पास थे वो GDS MTS का एग्ज़ाम दे पाते थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि
जो एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके एक बार में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जिन लोगों के अच्छे नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है और उसी के अकॉर्डिंग ही वैकेंसियों को फिल किया जाता है। पेपर नंबर 2 है, उसको सिंपली आपको पास करना होता है। जिन लोगों का ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उनकी ही मेरिट बनाई जाती है। जो लोग सेकंड पेपर में फेल हो जाते हैं उनकी मेरिट नहीं बनाई जाती है। सिंपली आप लोग पेपर फर्स्ट के लिए ध्यान रखें और उसी की तैयारी करें। पेपर सेकंड को सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, तो आप लोग यहाँ पर कम फोकस कर सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में सिंपली क्या है, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपसे डिपार्टमेंटल पूछे जाएंगे, यानी कि डिपार्टमेंटल जो सिलेबस है उसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपसे मैथ्स यानी कि गणित से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस आपसे जनरल नॉलेज यानी कि जीके से पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इसलिए जो अधिकतम पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स है, वो 100 अंक का पेपर होगा। यानी कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 100 अंक का आपका पेपर होगा। 100 में से ही आपकी मेरिट बनेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पेपर फर्स्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में डिपार्टमेंटल सिलेबस को रखा है और पार्ट बी में मैथ्स और जीके को रखा है, मैथ्स एंड जीके को रखा है। तो पार्ट ए के सिलेबस को देखें, पार्ट ए के सिलेबस को भी फर्दर उन लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से डिपार्टमेंटल के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 2 पार्ट्स में है और एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो डिपार्टमेंटल सिलेबस है वो 30 क्वेश्चंस 50 में से पूछे जाते हैं और 100 में से इसका जो वेटेज है वो 60 अंक का हो जाएगा, इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। 60% आपको डिपार्टमेंटल सिलेबस कवर करना है, यहीं से आपकी मेरिट बनती है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से जो टॉपिक्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। अगला टॉपिक है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। अगला टॉपिक मेथड ऑफ एड्रेस। नेक्स्ट में है पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। अगला टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। अगला टॉपिक है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नेक्स्ट में है प्रोविडेड पोस्टल आर्टिकल। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है यानी कि सिलेबस है उसमें आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस से पूछे जाएंगे। लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उनका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जो कुछ भी दिया हुआ है वहाँ से इसको सही माना जाएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में अपडेटेड डाटा नहीं है, पुराना डाटा है, ओल्ड डाटा है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जो कुछ लिखा है उसे सही माना जाएगा। तो यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे 23 प्रश्न। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर पहला ही चैप्टर है डेफिनेशंस, वहाँ से आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में लगभग 50 से 55 आपको डेफिनेशंस हैं, परिभाषा हैं, वहाँ से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 14 नंबर के हैं। ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो आप यो गाइड पार्ट 1 देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिवाय इस टॉपिक के वहाँ पर ये भी टॉपिक है लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, ओल्ड है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट बी को देखते हैं। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है इसमें से 10 क्वेश्चन जीके के हैं, 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। जीके के लिए जो टॉपिक्स हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट है एथिक्स एंड मोरल स्टडीज। इसमें से प्रत्येक टॉपिक में से कम 1 प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैथ्स में 10 नंबर का जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है बोर्ड मास, दूसरा है परसेंटेज,
तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा है सिंपल इंटरेस्ट, पांचवा है एवरेज, छठवां है टाइम एंड वर्क, सातवां है टाइम एंड डिस्टेंस और आठवां है यूनिटरी मेथड। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के, इनमें से प्रत्येक टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक पेपर फर्स्ट का जो 50 नंबर का जो पेपर था उसके सिलेबस के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग पेपर सेकंड के बारे में जानते हैं। पेपर सेकंड में है नॉलेज, पेपर सेकंड ये वाला है, क्योंकि पेपर सेकंड को एक्चुअली अब किसका नाम दे दिया है, पेपर सेकंड को अब पोस्टमैन के लिए स्पेशल दिया हुआ है, यानी कि जो लोग पोस्टमैन की तैयारी करेंगे उनके लिए स्पेशल एग्जाम होगा, वो पेपर सेकंड होगा। पेपर थर्ड जो एग्जाम है वो आपसे पूछा जाएगा एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के सिलेबस में, इसलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के सिलेबस को देख रहे हैं। इसे आप लोग पेपर सेकंड के नाम से भी देख सकते हैं। पेपर सेकंड में एक्चुअली आपका 50 नंबर का आपका पेपर होगा, लेकिन इसमें आपसे 30+2 क्वेश्चंस हैं। 30+2 में क्या है कि 15 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आपको वर्ड्स मिलेंगे 15 और वो 15 नंबर के होंगे। सिंपल। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं वो लोकल लैंग्वेज के होंगे और उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये भी 15 क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के। इस तरीके से आपको 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के मिलेंगे और ये जो 30 प्रश्न है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसमें आपको एक से ज्यादा चॉइस मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। और इनमें से जो मल्टीपल चॉइस होती है, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, वही आपको फिल करना होता है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहला तो आपको एक लेटर यानी कि पत्र लिखना है। इसके लिए आपको 3 ऑप्शंस वहां पर मिलेंगे, 3 में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है। दूसरा है आपका पैराग्राफ, या आप लोग इसे शॉर्ट ऐसे या आप लोग इसे निबंध के रूप में भी जान सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उन तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और ये दोनों जो प्रश्न है वो 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 20 नंबर के ये 2 क्वेश्चंस और 30 नंबर के आप लोगों को क्या मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस आपको 30 नंबर के मिलेंगे वर्ड्स के रूप में। तो टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा और क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 30+2 यानी कि 32 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंपली आप लोग इस तरीके से समझे कि आपसे पूछा जा सकता है कि रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, या ट्रांसलेशंस की बात करें, ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर आपसे उल्टा पूछा जा सकता है। और उल्टा ये पूछा जा सकता है, अच्छे शब्द पूछे जाएंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना को हिंदी में क्या कहते हैं, सराहनीय को हिंदी में नहीं, सराहनीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे वर्ड्स पूछे जाएंगे और उन्हीं से आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक को टिक करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है, उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिंपली आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए तेलुगु लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, असम के लिए असम बंगाली और बोडो है, बिहार के लिए हिंदी है, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी है, दिल्ली के लिए हिंदी है, गुजरात के लिए गुजराती है, हरियाणा के लिए हिंदी है, हिमाचल के लिए हिंदी है, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए लोकल लैंग्वेज उर्दू है, झारखंड के लिए हिंदी है, कर्नाटक के लिए कन्नड़ है, केरल के लिए मलयालम है, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी है, महाराष्ट्र स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके लिए मराठी है, गोवा में जो लोग रहते हैं उनके लिए मराठी और कोंकणी दोनों है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश है, मणिपुर के लिए मणिपुरी है, मेघालय के लिए हिंदी और इंग्लिश है, मिजोरम के लिए मिजो है, नागालैंड के लिए हिंदी और इंग्लिश है, त्रिपुरा के लिए बंगाली है, उड़ीसा के लिए उड़िया है, पंजाब के लिए पंजाबी है, जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं उनके लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में से या हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उनकी लोकल लैंग्वेज है। राजस्थान के लिए हिंदी है, तमिलनाडु के लिए जो लोग तमिलनाडु में रहते हैं उनके लिए तमिल है,
पौंडुचेरी में यनम डिस्ट्रिक्ट के अलावा पौंडुचेरी के जो क्षेत्र है उनके लिए भी तमिल लैंग्वेज है, तेलंगाना के लिए तेलुगु है, यूपी वालों के लिए हिंदी लोकल लैंग्वेज है, उत्तराखंड वालों के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वेस्ट बंगाल के लिए जो लोग वेस्ट बंगाल स्टेट में रहते हैं उनके लिए बंगाली है, सिक्किम के लिए नेपाली है, अंडमान एंड निकोबार में जो लोग रहते हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश है। तो इस लोकल लैंग्वेज के लिए आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आप लोग जिस भी स्टेट में हैं, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इंग्लिश से जब ट्रांसलेशन के लिए आएगा लोकल लैंग्वेज के लिए तो आपसे आपकी लोकल लैंग्वेज में पूछा जाएगा, और लोकल लैंग्वेज के क्वेश्चंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होंगे तो वहाँ भी आपसे ही आपकी लोकल लैंग्वेज में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एमटीएस के एग्जाम के लिए सिलेबस, लोकल लैंग्वेज का जो भी क्राइटेरिया है वो, सर्विस क्राइटेरिया और उसके बाद में पेपर पैटर्न, सब कुछ हम लोगों ने एक ही वीडियो में डिस्कस किया है। और ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।